and let's start with your plant growth and development. ये वाला चैप्टर आगे बढ़ाते हैं. Now let me start the screen share. Alright. So यहाँ पे आपका है यहाँ पे plant growth and development वाला chapter. So this is the third and last chapter of plant physiology. Fortunately आपके plant physiology में अब सिर्फ 3 चैप्टर हो गए. पहले आपके 5 हुआ करते थे, but now you only have 3 chapters which has to be dealt with. और तीनों चैप्टर काफी अच्छे हैं. आपके photosynthesis, respiration in plants, and then this chapter. इस चैप्टर में इनिशियली आप पढ़ोगे समथिंग इन टर्म्स ऑफ योर प्लांट ग्रोथ एंड बाद में आप स्विच करते हो इन टर्म्स ऑफ समथिंग लाइक योर प्लांट हार्मोन्स. सो दैट इज समथिंग नाउ यू विल लुक इनटू. सो इनिशियल पार्ट में तो आप ग्रोथ के बारे में बात करते हो, जिसके बारे में आप काफी हद तक जानते भी हो. हमने इनिशियली कुछ चैप्टर में बात किया था उसके बारे में. सो दैट इज समथिंग यू विल सी इन एटलीस्ट इन 2 लेक्चर्स. 2 लेक्चर लगते हैं ग्रोथ वाले पार्ट को खत्म करने के लिए. एक बार वो खत्म हो गया देन यू गेट इनटू द प्लांट हार्मोन वाला पार्ट. अच्छा, एक और चीज, इस चैप्टर में से काफी सारी चीजें निकाल दी गई है. So basically photoperiodism, seed dormancy, right? Vernalization, जो आखिरी के जो टॉपिक्स है वो निकाल दिए गए. So they are no longer a part of a NEET program. So that's a good thing. इसमें से भी थोड़ा बहुत उन्होंने कम कर दिया है. So अच्छा है आपके लिए. Now let's talk about plant growth. तो जब भी हम plant growth की बात करते हैं तो आप एक चीज यहाँ पे आप काफी लोग काफी क्लियरली जानते हो. It is going to be having the unlimited growth. This will be having the unlimited growth. ठीक है, तो प्लांट विल ऑलवेज शो द अनलिमिटेड ग्रोथ. आप ये बात जानते हो. एंड द रीजन फॉर दैट इज कि प्लांट इतना सारा ग्रोथ कैसे शो करता है, अनलिमिटेड ग्रोथ कैसे शो कर पाते हैं. द रीजन इज गोइंग टू बी योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. यू हैव योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और यू हैव योर मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जिनके वजह से मेरे प्लांट्स अपना अनलिमिटेड ग्रोथ यहाँ पे शो कर पाते हैं. आप जानते हो कि ये जो मेरे सेल्स होते हैं इनकी वजह से आपका प्लांट हमेशा ग्रो करता रहेगा. समथिंग विच आई डोंट फाइंड इन एनिमल्स. एनिमल्स विल हैव अ लिमिटेड ग्रोथ बट प्लांट्स में ऐसा नहीं होता. इसके बाद आप एक और चीज यहाँ पे याद रखना कि आपके जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर आपको ग्रोथ 2 टाइप की मिलती है. यू विल हैव समथिंग लाइक अ प्राइमरी ग्रोथ एंड यू विल हैव समथिंग लाइक योर सेकेंडरी ग्रोथ. So you have a primary growth and you have a secondary growth. अब आप मुझे बताइए प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ में से कौन सी ग्रोथ होती है जो सबसे पहले प्लांट शो करेगा आफ्टर सीड जर्मिनेशन? प्राइमरी ग्रोथ. हाँ जी, एक ये बात बताइए कि एक प्लांट क्यों इतना एंशियस होता है या क्यों उसके लिए प्रायोरिटी होता है प्राइमरी ग्रोथ शो करना? क्योंकि सर वो न्यू स्टेज में होता है उस टाइम. What happens in primary growth? Now tell me, primary growth में बेसिकली आपका होता क्या है यहाँ पे? हाइट. राइट, आपके प्लांट की यहाँ पे हाइट बढ़ेगी, उसका लेंथ यहाँ पे इंक्रीज होगा. प्लीज ये सब याद रखो, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो इन द प्राइमरी ग्रोथ यू विल फाइंड कि आपके प्लांट के यहाँ पे लेंथ बढ़ता है, उसकी हाइट यहाँ पे बढ़ती है. राइट, और हाइट या लेंथ बढ़ाने का यहाँ पे फायदा ये होता है कि आपका प्लांट अपने आप को एक्सपोज कर रहा है सनलाइट की तरफ. सो जब आपका प्लांट जर्मिनेट करेगा तो वेरी फर्स्ट थिंग द प्लांट हैज टू डू इज गोइंग टू इंक्रीज इट्स लेंथ. एंड द रीजन इट इज डूइंग दैट ताकि वो अपने आप को एक्सपोज कर सके सनलाइट की तरफ, ताकि वो सनलाइट यूज करके अपना खाना बनाना चालू कर सके. तो याद रखना प्राइमरी ग्रोथ के अंदर ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट द प्लांट इज गोइंग टू इंक्रीज द लेंथ. राइट, लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में तो आप जानते हो कि यहाँ पे आपका प्लांट अपना गर्थ इंक्रीज करेगा. दैट इज व्हेन द प्लांट डिसाइड कि यार मेरी लेंथ काफी अच्छी हो चुकी है, अब मैं अपने यहाँ पे गर्थ इंक्रीज करूंगा. सो ये 2 टाइप के ग्रोथ आपको मिलते हैं प्लांट के अंदर देखने के लिए. तो ये कुछ बेसिक चीजें बेटा ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इन सबको आपको याद रखना है. ओके, सो अनलिमिटेड ग्रोथ, रीजन, मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड दीज आर द 2 थिंग्स यू हैव टू नो. चलिए कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं जो एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स हैं. Growth is regarded as a one of the most fundamental and conspicuous characteristics of the living beings. ये हम जानते हैं कि it's one of the very fundamental and conspicuous character of the living beings, जो आप देख सकते हो. आप क्लियरली एक प्लांट को देख के कह सकते हो ग्रोथ शो कर रहा है नहीं कर रहा. In terms of length you can measure that, right? Growth can be defined as a irreversible permanent increase. ये आपका irreversible permanent increase होता है. इसका मतलब आप यहाँ पे समझिए कि एक बार ग्रोथ हो गई फिर वो पीछे नहीं जा सकता. समझो आपका एक प्लांट है जो 6 फीट का हो गया, अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो वापस 3 फीट का हो जाए. राइट, दैट विल नेवर हैपन. सो इट्स अ इररिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गन और इट्स पार्ट और इवन अ इंडिविजुअल सेल. सो याद रखना ग्रोथ इज गोइंग टू बी इररिवर्सिबल एंड परमानेंट इंक्रीज. राइट, देन
ग्रोथ इज अ यूनिक बिकॉज प्लांट रिटेन अ कैपेसिटी ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। बिल्कुल प्लांट के अंदर आपको अनलिमिटेड ग्रोथ आपको मिलती है थ्रू आउट द लाइफ, और उसका रीजन यहाँ पे होता है आपका मेरिस्टेमेटिक सेल्स। सो मेरिस्टेम इज अ रीजन, बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड आपके प्लांट आपके रैपिड ग्रोथ आपके यहाँ पे शो करते हैं। दिस ability of the plant is due to the presence of the meristem. So वही मेरिस्टेम की वजह से आपके प्लांट यहाँ पे रैपिडली ग्रो करेंगे, एंड यू फाइंड देम इन सर्टेन लोकेशंस। कुछ लोकेशंस होते हैं वहां पे आपको मेरिस्टेम आपको मिलेगा देखने के लिए। अगर आपको याद हो तो हमने कुछ टर्म्स देखे थे, समथिंग लाइक योर अपाइकल मेरिस्टेम, राइट। सो अपाइकल मेरिस्टेम जो आपका हुआ करता था वो आपका होता था अपाइसिस के अंदर, राइट। सो यू हैव सर्टेन लोकेशंस जहां पे आपको मेरिस्टेम मिलता है, और उसके हिसाब से आपको ग्रोथ यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए, राइट। द सेम थिंग इज रिटन ओवर देयर कि दे हैव अ कैपेसिटी टू डिवाइड रैपिडली, और इसके वजह से आपके सेल्स यहाँ पे आपका ग्रोथ शो करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस टू टर्म्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ। अब आपको ये टर्म्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप मुझे ये बताइए प्राइमरी ग्रोथ के लिए कौन से मेरे दो मेरिस्टेम इन्वॉल्व थे? व्हिच मेरिस्टेम वर इन्वॉल्व फॉर माय प्राइमरी ग्रोथ? रूट अपाइकल, शूट अपाइकल। ओके, एक तो आपका यहाँ पे था अपाइकल मेरिस्टेम, और दूसरा कौन सा था आपका? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। वेरी गुड किशोर एंड अभिषेक एंड ये अपूर्वा, ये वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये दो जो मेरे मेरिस्टेम थे, दे आर द वन व्हिच प्ले द रोल इन माय प्राइमरी ग्रोथ। इनके वजह से आपका लेंथ इंक्रीज होता है आपके प्लांट का। ये सब हमने पढ़ा था चैप्टर 6 के अंदर, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो दीस आर द टू मेरिस्टेम व्हिच विल एक्चुअली हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट। देन यू हैव समथिंग लाइक योर सेकेंडरी ग्रोथ। देन हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए आपका कौन सा मेरिस्टेम इन्वॉल्व था? लैटरल मेरिस्टेम। राइट, देन यू विल हैव योर लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम जो आपका हुआ करता था, इसकी वजह से आपका प्लांट अपना गर्थ यहाँ पे सक्सेसफुली इंक्रीज कर पाता है। एक बात याद रखिएगा, हमने कुछ एग्जांपल देखे थे लैटरल मेरिस्टेम के, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल याद दिला रहा हूँ, योर वास्कुलर कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम वाज एग्जांपल ऑफ माय लैटरल मेरिस्टेम। किसी को याद आ रहा है ये चीज? ठीक है, दैट्स वन थिंग। एंड यू कैन आल्सो हैव समथिंग लाइक योर, हमने देखा था कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम भी हमने पढ़ा था, सुना था, देखा था। दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ माय लैटरल मेरिस्टेम। तो आप मुझे बताइए ये वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम में से कौन होगा जो एक्चुअली में आपका बार्क ऑफ द ट्री बनाने में आपकी मदद करता है? कॉर्क कैम्बियम। राइट, ठीक है, ट्रू। मुझे बताइए इन दोनों में से कौन होगा जो आपका सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा? वास्कुलर कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम आपका सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम आपको बना के देता है। सो प्लीज याद रखना, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए आपका लैटरल मेरिस्टेम इन्वॉल्व होगा, प्राइमरी के लिए अपाइकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। एंड याद रखना सबका यहाँ पे काम क्या होता है। सो दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी सीन। नाउ क्या हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं? यस, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, बिल्कुल आप इसे मेजर कर सकते हो। सो देखते हैं इसे हम किन किन पैरामीटर से हम मेजर कर सकते हैं। You can measure the growth by a variety of parameters like increase in the fresh weight, increase in the dry weight, increase in surface area। अब surface area का एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। समझो एक मेरा यहाँ पे लीफ है, और लीफ का लाइक सरफेस एरिया अभी इतना है, राइट। डे 1 पे इसका सरफेस एरिया कुछ एक सर्टेन साइज का यहाँ पे है। सो दैट इज माय डे 1। आप 15 दिन के बाद आके देखते हो एंड आपके यहाँ पे सरफेस एरिया आपके यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। सो डे 15 पे आपने आके देखा तो आपको क्या मिला? आपके लीफ का सरफेस एरिया यहाँ पे आपका इंक्रीज हो गया था। सो यू कैन ऑल्सो मेजर द सरफेस एरिया, ड्राई वेट, फ्रेश वेट, सरफेस एरिया आप यहाँ पे मेजर कर सकते हो प्लांट का। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है वो आप मेजर कर सकते हो। सेल्स का साइज इंक्रीज हो रहा है वो आप मेजर कर सकते हो। सो दैट इज समथिंग यू कैन ऑल्सो फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। सो दैट इज ऑल यू फाइंड हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। सो ग्रोथ के अंदर याद रखना कि आप उसे मेजर कर सकते हो। यू कैन मेजर द ग्रोथ। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपकी ग्रोथ भी हम मेजर कर सकते हैं बाय वेट, बाय हाइट, राइट। हम लोग मेजर कर सकते हैं। हाँ, सरफेस एरिया को हम इंक्रीज मेजर नहीं कर सकते, बट यू कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ द हाइट एंड द वेट। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है जो एनसीईआरटी की है, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स ट्राई टू सी देम। स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा क्या है? वन सिंगल मेज रूट अपाइकल मेरिस्टेम, वन सिंगल मेज रूट अपाइकल मेरिस्टेम, मेज के जो रूट में आपका एक सिंगल अपाइकल मेरिस्टेम है, कैन गिव राइज टू
17,500 न्यू सेल्स पर आवर। इतने सेल आपको बना के दे सकता है हर एक आवर के अंदर। सो इन सिंगल आवर यू कैन फाइंड एक मेरिस्टेमेटिक सेल रूट का वो आपको देगा बना के आपका 17,500 सेल्स। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं हमारे वाटरमेलन के सेल की, सेल्स ऑफ द वाटरमेलन में इंक्रीज इन द साइज अप टू 3,50,000 टाइम्स। सो आपके जो सेल्स होते हैं वाटरमेलन के, ये आपके इंक्रीज कर सकते हैं साइज में अराउंड 3,50,000 टाइम्स मोर देन द ओरिजिनल साइज। ओरिजिनल साइज से इतना टाइम्स वो ज्यादा अपना साइज हमें बना सकते हैं। अब आप सोचिए सर इसमें क्या ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। कई बार क्या होगा, आपके सामने 4 स्टेटमेंट वो लोग देंगे और पूछेंगे इसमें कौन सी स्टेटमेंट मेरी गलत है या सही है, और एक स्टेटमेंट में लिखा होगा दैट वन सिंगल मेज रूट अपाइकल मेरिस्टेम कैन गिव राइज टू 17,000 या 7,500 सेल्स। अब ये स्टेटमेंट आपका गलत है, राइट, क्योंकि एनसाइड में लिखा हुआ है 17,500। तो इसलिए याद रखना ये सारे वैल्यूज जो आपके यहाँ पे होते हैं ये आपको कहीं ना कहीं दिमाग में बिठाने हैं, सो दैट अगर स्टेटमेंट कभी आता है इनके ऊपर बेस्ड तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना है। यू आर लाइक वेरी क्लियर कि अच्छा ये स्टेटमेंट सही है गलत है, एंड यू कैन गो हेड विद दैट। सो दैट इज व्हाई ये स्टेटमेंट से एनसीईआरटी की आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि जब ये लेक्चर खत्म होगा अपना आधा घंटा निकाल के जितना भी हमने पढ़ा होगा ना उतना का एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए, एंड यू जस्ट मार्क डाउन सम इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ओवर हियर लाइक दिस। सेम चीज वाटरमेलन के साथ है। वाटरमेलन कैन हैव दिस इंक्रीज अप टू 3,50,000 टाइम्स मोर। ये सब वैल्यूज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दे विल नॉट आस्क यू कि इसका दे विल नॉट आस्क यू कि कितना इंक्रीज होता है वाटरमेलन, बट दे कैन गिव यू अ स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट आपको फिर बताना चाहिए कि यार वो सही है गलत है। सो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। क्या ये बात मेरी यहाँ पे समझ आ रही है सबको? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. चलिए फिर आगे। नाउ while the growth of the pollen tube is measured in terms of length, हाँ जी पोलन ट्यूब का ग्रोथ हम मेजर करते हैं in terms of length। अच्छा, पोलन ट्यूब की बात करने के पहले आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बताइए कि मेरा पास मेज प्लांट है, क्या मेरे मेज प्लांट को फोटो रेस्पिरेशन का मसला होगा या नहीं होगा? बताइए। No, sir. यस नो सर। नहीं होगा। मेज प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन के इश्यूज आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे। यू वोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ इश्यू ऑफ फोटो रेस्पिरेशन हैपनिंग इन द मेज प्लांट, राइट? आप कह रहे हो कि नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा? वैसे मेज प्लांट को ये इशू क्यों नहीं आएगा फोटो रेस्पिरेशन का? क्योंकि C4 प्लांट है। क्योंकि ये C4 Because it's C4 plant. बिकॉज दिस इज माय C4 प्लांट। और अगर आप मुझे कह रहे हो कि C4 प्लांट है तो आप मुझे बता दो कि इसका टेम्परेचर का रेंज कितना होगा? 30 to 40 degrees. 30 to 40. वेरी गुड, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। चीजों को कोरिलेट करने की आदत डालो, राइट? प्लीज हैव अ हैबिट ऑफ कोरिलेटिंग द थिंग्स। से आई टेल यू समथिंग, आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन बनते हैं ना नीट के अंदर या जब एनटी बनाता है तो आपको 4 स्टेटमेंट देगा, चारों अलग अलग चैप्टर के देगा वो निकाल के। जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तब हमारा क्वेश्चन कैसा होता है कि हम 4 स्टेटमेंट होते हैं, 4 एक चैप्टर के होते हैं, बट देन यू विल गेट अ क्वेश्चन 4 अलग अलग चैप्टर के, राइट? 4 अलग अलग चैप्टर के 4 स्टेटमेंट आपके सामने होंगे, एंड देन यू हैव टू टेल देम व्हिच इज राइट और व्हिच इज रॉन्ग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो ऑल दोस बेसिक थिंग्स, राइट? प्लांट फिजियो एनिमल फिजियो को कोरिलेट करने की आदत डाली है। जो भी आप फोटोसिंथेसिस में सीखते हो, रेस्पिरेशन में सीखते हो, उन सबको कोरिलेट करने की आदत डालिए, सो दैट यू कैन हैव अ स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग, राइट? सो इसलिए हम फोकस करते हैं मोर ऑन प्लांट फिजियो एंड एनिमल फिजियो के ऊपर। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड, इट विल हैव दिस काइंड ऑफ रेंज ऑफ टेंपरेचर आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। चलिए, while the growth of the pollen tube is measured in terms of length, अगर आपको याद हो तो पोलन ट्यूब को हम लेंथ में मेजर करेंगे। पहले मुझे ये बताओ सर स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? स्क्रीन नहीं दिख रही मेरी? क्या बात है, क्या बात है, क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सबको यहाँ पे? नहीं दिख रही? क्या अच्छा दिख रही है। दिख रही है, दिख रही है। अच्छा, लेट मी मेक समथिंग, फिर देखते हैं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। ये कौन सा एनिमल बनाना है यहाँ पे बताइए? स्नेक। दिख रही है, स्नेक दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है आप सबको यहाँ पे। यस, दिस इज माय स्नेक, दिस इज माय व्हिच स्नेक? रसेल स्वाइपर। रसेल स्वाइपर वेनमस होता है नहीं होता? यस सर, होता है। और इसका कैसे डैमेज करता है, कैसे डैमेज करेगा आपके बॉडी को, ये भी हमने बताया था आपको। याद नहीं रहता आप लोगों को? हीमोटॉक्सिक वेनम, हमने बोला कुछ याद आ रहा है? हीमोटॉक्सिक टर्म हमने यूज किया था, हीमोटॉक्सिक वेनम। अरे क्या बात है, आई हैव टोल्ड यू, 2 आपके वेनम होते हैं, एक तो न्यूरोटॉक्सिक होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, और एक आपका हीमोटॉक्सिक होता है। कुछ हमने ये बात किया था आपके साथ क्लास के अंदर,
और हेमोटॉक्सिक वेनम आपके टिश्यू को डैमेज करता है, न्यूरोटॉक्सिक वेनम आपके ब्रेन को डैमेज करता है, न्यूरॉन्स को डैमेज करता है। डू यू रिमेंबर दिस थिंग? मिल गया आंसर मिल गया आंसर, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। सो नाउ यू हैव पोलन ग्रेन ओवर हियर एंड पोलन ग्रेन में से आपका यहाँ पे पोलन ट्यूब निकल के आएगा। पोलन ग्रेन में से आपका पोलन ट्यूब निकल के आता है, तो उसको आप मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ द लेंथ। अब मैंने ये बनाया इसलिए है क्योंकि मैं आपसे जानना चाहता था कि ये तो है मेरा यहाँ पे पोलन ग्रेन, राइट, और उसमें से मेरा यहाँ पे पोलन ट्यूब मेरा बन के निकल रहा है। आप मुझे बताओ पोलन ट्यूब के अंदर होता क्या है, क्या होता है पोलन ट्यूब के अंदर जो आप भेज रहे हो तो आगे ओविल की तरफ? पोलन ग्रेन के अंदर पोलन ट्यूब बना रहा है ये, उसके अंदर वापस पोलन ग्रेन होगा। शाबाश। अरे वरुण 2 मिनट के लिए ना, या फिर क्लियरली आंसर दो या फिर मत दो आंसर, सिंपल सी बात है, राइट। आंसर देना क्लियरली दो या फिर मत दो। अब बोलो क्या कह रहे हो आप, बताओ। नहीं, हाँ, फिर आप लोग बताएं, एनीवन एल्स, व्हाट विल बी देयर इन द पोलन ट्यूब? चलो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। हाँ जी, गैमेट्स होंगे। कौन से गैमेट्स, मेल या फीमेल गैमेट्स? मेल। गैमेट। मेल गैमेट। आप सबको कॉफी पीनी चाहिए। So these are the male gametes which I'll be finding reaching through the pollen tube into the ovule. Now let's talk about the different like type of phases over here. आपके प्लांट ग्रोथ के अंदर आपको 3 अलग आपके यहाँ पे फेज मिलेंगे, मेरिस्टेमेटिक फेज, इलांगेशन फेज एंड मैच्योरेशन फेज। तो चलिए इन फेज को हम यहाँ पे समझते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। ये मेरे 3 फेज यहाँ पे क्या होंगे, फटाफट इनको हम यहाँ पे समझते हैं। लेट्स सी दैट। अगर मैं बात करता हूँ मेरे मेरिस्टेमेटिक फेज के बारे में, इफ आई टॉक अबाउट माय मेरिस्टेमेटिक फेज, तो बेसिकली मैं यहाँ पे बात करूंगा मेरिस्टेमेटिक सेल के बारे में। आई विल टॉक अबाउट माय मेरिस्टेमेटिक सेल। ओके, तो जब मैं बात करता हूँ मेरिस्टेमेटिक सेल के बारे में, तो आप इसके कैरेक्टर्स याद रखिए कि यार ये सेल के कैरेक्टर्स यहाँ पे क्या क्या होंगे। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हो दे आर द रैपिडली डिवाइडिंग सेल, सो दे डिवाइड रैपिडली, दे डिवाइड रैपिडली। ये बात आप सब लोग जानते हो। ये जो मेरे सेल्स आप होंगे इनका नेचर होता है कि रैपिडली आपकी डिवाइड करते हैं। दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी सीन दिस थिंग इन अ प्रीवियस क्लास। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिल सकता है, व्हाट अदर थिंग आई कैन फाइंड ओवर हियर? दे विल हैव अ सेल वॉल व्हिच इज गोइंग टू बी थिन। सो वॉल ओवर देयर, इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज थिन। तो याद रखना इनकी सेल वॉल आपको जो मिलेगी वो आपके यहाँ पे होगी थिन, राइट। थिन होती है एंड इट इज मेड अप ऑफ माय सेल्यूलोज। हिम सेलुलोज। नहीं, सिर्फ सेलुलोज, ठीक है। सो दे विल हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ द सेलुलोज ओनली। एंड याद रखना एक चीज इसके अंदर आप यहाँ पे कि आपकी जो वॉल होगी थिन होगी, सेलुलोज होगी, और इट इज अ प्राइमरी वॉल। द वॉल इज गोइंग टू बी प्राइमरी वॉल। आई थिंक ये तो आप समझते हो व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। द वॉल इज गोइंग टू बी प्राइमरी ओवर हियर। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग हियर इज गोइंग टू बी कि आपका ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल होगा इट विल हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट। सो न्यूक्लियस आपका यहाँ पे होगा इट इज गोइंग टू बी इज प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब यहाँ पे होगा कि काफी क्लियरली आपको दिख जाएगा। तो अगर ये मेरा सेल है यहाँ पे तो आपको उसका न्यूक्लियस आपको काफी अच्छे से आपको यहाँ पे दिख जाता है। सो यू कैन वेरी क्लियरली सी द न्यूक्लियस इन द सेंटर, ठीक है। सो न्यूक्लियस आपको यहाँ पे प्रोमिनेंट मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेस आपको देखने के लिए नहीं मिलता। सो यू विल हैव नो इंटरसेल्युलर स्पेस, मतलब सब ऐसे बहुत पास पास में, ऑल आर गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, राइट। सो ऑल आर गोइंग टू बी वेरी क्लोज। सो याद रखना इंटरसेल्युलर स्पेस आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो यू विल हैव नो इंटरसेल्युलर स्पेस। तो ये भी एक पॉइंट आप यहाँ पे याद रखिएगा। कोई स्पेस बीच में है नहीं, न्यूक्लियस काफी प्रोमिनेंट है। सेल वॉल आपके यहाँ पे थिन है। थिन इसलिए बेटा क्योंकि वो रैपिडली डिवाइड कर रहा है, इसलिए दे विल हैव अ थिन सेल वॉल। एंड देन यू कैन आल्सो रिमेंबर दे विल हैव अ डेंस प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, दे विल हैव अ डेंस प्रोटोप्लाज्म। So they will have a dense protoplasm. So that is also one thing you have to know. तो ये कुछ आपके यहाँ पे ट्रेट्स है बेटा, ये कुछ आपके ट्रेट्स है जो आपको हमेशा याद रखने हैं about the मेरिस्टेमेटिक cells, right? These are the traits which you should always know in terms of the मेरिस्टेमेटिक cells. तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरिस्टेमेटिक फेज के अंदर? देखिए ये जो आपका जो फेज होता है, यहाँ पे जो आपके सेल्स होंगे और इनका जो फेज होगा, ये लोग करते क्या है? They will divide, they will increase the number of cells, right? और यही इनका काम होता है,
दे आर जस्ट गोइंग टू डिवाइड एंड गोइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल। तो इनका काम होता है नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना, ओके, ताकि हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ सेल रहे जो आपके लिए कुछ रोल प्ले कर सकते हैं। सो मेसोमेटिक सेल्स आर द सेल्स व्हिच कीप ऑन डिवाइडिंग एंड विल कीप ऑन एडिंग द न्यू सेल्स। और जो भी आपके नए सेल बनेंगे दे विल हैव सम काइंड ऑफ रोल, उनका कुछ ना कुछ वहां पे काम होगा, लेकिन इनका सेल का काम होता है नए नए सेल बनाते रहना। सो लेट्स सी व्हाट इज रिटन ओवर हियर। These are constantly dividing cells, both at the root apex and shoot apex, represent the mesometic phase of the growth. The cell in the region are characterized by, इनके character यहाँ पे क्या है? They are small in size, abundant plasmodesmatal connection, plasmodesmata से ये लोग connected रहते हैं, small होता है इनका size, intercellular space आपके यहाँ पे absent है, they are if present is very small, अगर होती भी है तो बहुत कम होती है. Cell wall are primary in nature and thin and made up of my cellulose. Cells are rich in your protoplasm and possess large conspicuous nucleus. ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पे याद कर सकते हो in terms of my mesometic cells. कभी भी आपके सामने ये टर्म आए mesometic cell, कभी भी अगर कोई जनरली भी अगर आपसे पूछता है ना, few points like these are some of the few points which should be clear to you. इतने तो आपको यहाँ पे हमेशा याद होने चाहिए. These are few points which should be clear to you. ये आपको याद रहने चाहिए in terms of the mesometic cells. ठीक है? क्या ये वाले पॉइंट्स आप सबको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? Are these points clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. All right. Now what will happen? Now you have a phase of elongation. अब ये वो फेज होता है बेटा जहाँ पे अपना सेल अपना साइज जहाँ पे इंक्रीज करेगा. इट्स अ वेरी सिंपल फेज, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं इसके अंदर. आपका जो सेल है वो अपना साइज जहाँ पे इंक्रीज करता है एंड दैट इज कॉल्ड एज माय फेज ऑफ elongation. तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपका है सेल एनलार्जमेंट, आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगा, राइट. इंक्रीज वैक्यूलाइजेशन, दैट मींस आपके जो वैक्यूल होता है उसका भी यहाँ पे साइज इंक्रीज होगा. यू विल फाइंड वैक्यूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्लांट सेल एंड इट विल आल्सो इंक्रीज इन साइज बिकॉज यू नो 90% एरिया आपका वैक्यूल कवर करता है. सो वो आपको होते हुए मिलेगा. एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, हाँ इस फेज के अंदर आप सेल वॉल के अंदर आप नई चीज आप डिपॉजिट करोगे. तो आप ये सोच लो कि आपका इनिशियल सेल वॉल था आपका बना हुआ सेलुलोज से, अब यहाँ पे आप एडिशनल चीज आप यहाँ पे डाल सकते हो. Now you can add some additional things over here. That can be something like your hemicellulose, Pectin. and pectin. बिल्कुल सही. और अब यहाँ पे एडिशनल चीज यहाँ पे डालोगे. So that is going to be the cell of phase of elongation. Basically आप यहाँ पे ना शेप चेंज करते हो सेल का, उसे प्रिपेयर करते हो नेक्स्ट फेज के लिए. That is my phase of maturation. अब phase of maturation आप लोग मुझे समझाओगे. Phase of maturation आप लोगों ने मुझे समझाना है. मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ, कंडीशन को ध्यान से सुनो. कंडीशन आपके यहाँ पे ये है दैट यू हैव अ सेल जो इलोंगेशन कर चुका है. सो ये मेरा एक सेल है यहाँ पे जिसका मैं इलोंगेशन यहाँ पे करा चुका हूँ, ठीक है. सो ये मेरा सेल है, इसका इलोंगेशन मैं यहाँ पे करा. सो इसका ये वाला फेज तो खत्म हो चुका है. सो इट इज बीन डन विद द इलोंगेशन. सो इलोंगेशन इज समथिंग व्हिच इज बीन कंप्लीटेड, राइट. अब मैं कह रहा हूं आपसे, ध्यान से सुनेगा, मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे बनाना है मेरा जाइलम के वेसल्स. आई हैव टू मेक द वेसल्स व्हिच आर पार्ट ऑफ माय जाइलम एलिमेंट. तो मुझे वेसल्स यहाँ पे बनाना है. आप मुझे बताइए इस सेल के अंदर मुझे क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे. दिस इज व्हाट आई वांट टू फॉर्म. मैच्योरेशन का एक बार मेरी बात सुन लो. मैच्योरेशन का मतलब ही यहाँ पे होता है कि आप सेल के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे ताकि वो एक पर्टिकुलर काम करने के लिए रेडी हो जाएगा. दैट मीन्स इट गेट्स मैच्योर टू डू सम काइंड ऑफ वर्क. So now tell me what are the changes I can carry out over here. Please raise your hand to answer this. ना हैंड रेज करते हो इसका आंसर बताइए. बताइए कनिका, what do you think? बताइए कनिका, बोलिए. सर जो सेल होगा वो सेल साइकिल से निकल के जी नॉट फेस में चला जाएगा और वो डिफरेंशिएट कर जाएगा एक स्पेशल काम करने के लिए. नहीं वो ठीक है, मुझे ये बताओ कि वो क्या चेंजेस मुझे सेल के अंदर करने पड़ेंगे ताकि वो वेसल की तरह काम कर सके. What changes I have to do over there? कुछ ना कुछ मुझे इस पे चेंज करना पड़ेगा ना ताकि वो वेसल की तरह काम कर पाएगा. तो what are the changes I have to do over there? अब बताइए पुनीत. सेल की वॉल थिक हो जाएगी. ओके वेरी गुड. सो विल फाइंड सेल वॉल आपके यहाँ पे हम करेंगे थिक, ठीक है. सो सेल वॉल में यहाँ पे करूंगा थिक. थोड़ा प्रिसाइसली बताओगे पुनीत इसमें मैं क्या ऐड कर सकता हूँ वॉल के अंदर. लिग्निन. विल फाइंड लिग्निन मेरा मैं यहाँ पे ऐड करूंगा. सो लिग्निन विल बी एडेड ओवर हियर, ठीक है. दैट्स वन थिंग, ठीक है. एक बात आपने बता दी, और क्या यहाँ पे किया जा सकता है. आप रुक जाओ, बताओ हिम्मत सिंह क्या चेंजेस किए जा सकते हैं इसके अंदर. हिम्मत सिंह, ठीक है. वरुण आप बताओ.
सर एक्सपोनेंशियल ऑफ वॉल करेंगे प्लीज। एक्सटेंशन ऑफ वॉल हो चुका है ना बेटा, ऑप्शन हो चुका है। जो प्लांट को डैमेज करते हैं उनको सर पहले वायरस जैसे फंजाई ये सर। ना 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 नहीं नहीं नहीं, वो वॉल बन गया बेटा, थिक हो गया लेकिन आ गया वॉल के अंदर। अपूर्वा टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग व्हिच कैन हैपन। सब प्रोटोप्लाज्म से हटा सकते हैं ऑर्गन। Exactly. I will get rid of nucleus and I will get rid of protoplasm. So protoplasm will be removed. Will be removed. ये आप यहाँ से निकाल दोगे। वो आप ये चीज पे ध्यान दीजिए कि आपने प्रोटोप्लाज्म निकालने का लाइक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी टेकिंग प्लेस ओवर हियर। आपका जो भी न्यूक्लियस है, प्रोटोप्लाज्म है, वो सब आपके यहाँ पे निकल जाएगा। ऑल द थिंग्स इनसाइड द सेल हैज टू बी रिमूव्ड, क्योंकि आपका जाइलम वेसल एक डेड सेल होता है। याद करिए, जाइलम वेसल आपका डेड सेल होता है और आपको पूरा सेल खाली रखना है ताकि वाटर का ट्रांसपोर्ट वहां पे किया जा सके। सो नाउ यू कैन सी आपने वॉल को यहाँ पे थिक कर दिया, प्रोटोप्लाज्म निकाल दिया। मैं एक और चीज ऐड करता हूँ अपने एंड से, आई कैन ऐड द परफोरेशन प्लेट। मैं यहाँ पे परफोरेशन प्लेट यहाँ पे डाल दूंगा। सो आई कैन ऐड द परफोरेशन प्लेट इन दैट पर्टिकुलर सेल, राइट। ये सारी चीजें वो हैं जो एक वेसल के अंदर मुझे देखने के लिए मिलती है। दीज आर ऑल दोस थिंग व्हिच आई विल फाइंड इन द वेसल। एंड देन आई कैन से, जब ये सारी चीजें हो जाती है, देन आई कैन क्लियरली से कि मेरा यहाँ पे वेसल बन चुका है। देन मैं क्लियर कट बोल सकता हूँ कि मेरा वेसल यहाँ पे रेडी है, ठीक है। एंड देन अगर ये तीन चार चीजें यहाँ पे हो जाती है ना, देन आई कैन से कि यार मेरा सेल हैज अंडरगॉन मैच्योरेशन, मेरा मैच्योरेशन फेज यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो याद रखना, मैच्योरेशन के दौरान अब ये सारी चीजें यहाँ पे करते हो, यू मेक द रेलेवेंट चेंजेस इन द सेल। सो उसके बाद आपका सेल हो जाता है वहां पे मैच्योर। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो। अजूमता के एक घर है, एक नया अभी घर बना है, आप किसको लेके आते हो, एक रूम है, नहीं रूम में मतलब सिर्फ 4 दीवारें वहां पे और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं, सिर्फ 4 दीवारें और नीचे टाइल्स लगी हुई है। आप बता नहीं सकते कि यार वो किचन है, आप उसे कह रहे हो कि किचन है, लेकिन उसमें किचन जैसा कुछ है ही नहीं। सो अगर एक रूम को आपको किचन बताना है, या इफ यू वांट टू से कि यार ये मेरा किचन बनेगा फ्यूचर में, सो उसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। यू नीड टू हैव अ सिंक होना चाहिए उसके अंदर। और क्या होना चाहिए किचन के अंदर? व्हाट आर द थिंग्स यू शुड हैव इन अ किचन? गैस। क्या कह रहे हैं? गैस तो बेटा वो जो रहने आ रहा है वही लेके आएगा ना अपने साथ। फिर तुम लोग सिलेंडर, कुकर, वो सब तो आएगा बाद में। और क्या हो सकता है? और एल्स व्हाट आर एल्स यू कैन हैव एज आर्किटेक्ट? और क्या रख सकते हो तुम किचन के अंदर? एग्जॉस्ट, बहुत बढ़िया, एग्जॉस्ट आप रखोगे वहां पे, ठीक है। और भी कुछ, किसी ने कुछ बोला था? सिंक मैंने बोल दिया। देन यू विल हैव अ प्लेटफॉर्म, यू कैन हैव अ प्लेटफॉर्म जहां पे अपना रोटी या जो भी आप खाना बनाते हो। You can have your cupboards, you can have your cabinets जहां पे तुम अपने dishes रखोगे, all those things you will have. So once you have all those 3-4 things, then जब तुम किसको लेके आते हो, तब you know it's a kitchen. फिर आपको बताना नहीं पड़ता कि ये किचन है, राइट। तुम ऐसा बोलना नहीं पड़ता कि यहाँ पे आपका किचन है, आपको यहाँ पे सोना नहीं है। You don't have to tell something like that. You can see that it's a kitchen. So what has happened? Na, there has been some changes have been made, and now it's a functional thing. Now it's a functional room. Same चीज आपकी यहाँ पे हो रही है। एक सेल के अंदर मैच्योरेशन फेज के दौरान आप कुछ चेंजेस करते हो और उसके बाद वो एक स्पेसिफिक रोल वहां पे परफॉर्म करेगा। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द फेज ऑफ मैच्योरेशन, राइट। सो याद रखना, सेल्स ऑफ दीज जोन्स, सेल्स ऑफ दीज, एक सेकंड, cells of this zone attain the maximal size in terms of the wall thickening and protoplasm modification. Protoplasm में आपको यहाँ पे modification देखने के लिए आपको मिल सकता है. So it varies from cell to cell. ठीक है? So that is my maturation phase. क्या maturation phase आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? Is this clear to all of you? Yes sir. Yes sir. फ्यूचर में कभी वो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन बना के दे देंगे तो आप संभाल के कर लीजिएगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। They might tell you that these are the events happening in the cell. ये कौन से फेज के अंदर है, ये ऐसा आपके साथ हो सकता है। क्या आपको बोलेंगे कि यार ये 2-3 इवेंट्स हैं जो एक सेल के अंदर आपके हो रहे हैं, प्लांट सेल के अंदर। You tell us in which particular phase the plant cell is, right? So you should be able to read the question, understand, and then you should be able to answer this. So that is something you will find happening. So ये हो गया मेरे यहाँ पे 3 फेज। Now let's talk about my growth rate. चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे पे ग्रोथ रेट की। Now ग्रोथ रेट जब यहाँ पे बात करते हैं तो इंक्रीज इन द ग्रोथ पर यूनिट टाइम इस टर्म एज अ ग्रोथ रेट। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। अज्यूम करते हैं कि लेट्स से अभिषेक के पास, अभिषेक आज क्लास में है या नहीं है?
यस सर। अच्छा है, ठीक है। अभिषेक के पास एक प्लांट है, अभिषेक के पास एक गमला, उसके अंदर उसके पास एक प्लांट है, और उस प्लांट का लेंथ है अराउंड लेट्स से 2 इंच, राइट। इट हैज अ 2 इंच इसका यहाँ पे लेंथ है, दैट इज द लेंथ ऑफ द प्लांट, राइट। ये उसने देखा लाइक स्टार्टिंग में, उसने लाइक डे 1 पे उसने देखा, डे 0 पे उसने लेंथ को मेजर किया, 2 इंच उसका यहाँ पे लेंथ है। सो इट इज द इनिशियल लेंथ, इट इज माई इनिशियल लेंथ। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये प्लांट को वो ऑब्जर्व करता है 1 हफ्ते बाद। नाउ ही ऑब्जर्व्स द प्लांट आफ्टर 1 वीक। अभिषेक कहता है एक हफ्ते चलिए मैं वापस से प्लांट को ऑब्जर्व लाइक मेजर करता हूँ, संडे टू संडे टेस्ट देने के बाद। देन व्हाट ही ऑब्जर्व्स ना कि इसका लेंथ यहाँ पे बढ़ चुका है, इसका लेंथ अब हो चुका है यहाँ पे, लेट्स से इसका लेंथ हो चुका है यहाँ पे आपका 4 इंच। तो कितना लेंथ बढ़ा है यहाँ पे 1 हफ्ते के अंदर? 2 इंच। 2 इंच। 2 इंच, right? 2 inches is the length which has increased over there. So please understand one thing over there कि यहाँ पे अभिषेक क्या कह सकता है? अभिषेक कह सकता है that यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है आपका यहाँ पे, the growth rate over here is 2 inch per week. 2 inch per week. ये है ग्रोथ रेट मेरे प्लांट का, ठीक है। ये मेजर करके अभिषेक अपना ये प्लांट वरुण को दे देगा कि अब इसे तुम संभालो, मेरे पास और भी काम है। That is something which will happen. Now understand one thing. If I have a growth rate, अगर मेरे पास ग्रोथ रेट है 2 इंच का यहाँ पे, राइट, अगर मेरे पास ये वैल्यू रहेगी तो मैं कभी भी आपको बता सकता हूँ कि इसका ग्रोथ कितना होगा कितने टाइम के बाद। सो अगर मैं फिर वरुण को उसने प्लांट को दे दिया, अब वरुण को लेट्स से पीयूष उसे पूछ रहा है वरुण को कि वरुण बताइए 8 वीक्स के बाद आपके प्लांट का कितना ग्रोथ होगा, तो वो बता सकता है ना, बिल्कुल बता सकता है। अगर आपका 1 वीक के बाद आपका 2 इंच बढ़ रहा है तो 8 हफ्ते के बाद आपका कितना इंक्रीज वहां पे होगा? सो व्हाट यू हैव टू डू 8 इंटू 16 इंच। राइट, आपका आंसर यहाँ पे आपका आएगा 16 इंच, राइट। दैट इज द आंसर यू विल बी गेटिंग ओवर हियर, ठीक है। सो ये लाइक यू कैन एक्चुअली गेट टू नो। सो ग्रोथ रेट से आपको पता क्या चलता है, ये सब बताने का रीजन ये है कि ग्रोथ रेट की अगर आपको वैल्यू मालूम हो ना, ग्रोथ रेट को आप डेजिग्नेट करते हो एज अ स्मॉल आर। आप आगे देखोगे इसको हम डेजिग्नेट करते हैं एज अ स्मॉल आर। अगर इसकी वैल्यू मालूम होना बड़ा जरूरी है। अगर आपको इसकी वैल्यू मालूम हो तो आप एक्चुअली बता सकते हो कि आपका कितना ग्रोथ होगा, राइट। आपके प्लांट के अंदर आपका कितना ग्रोथ आपको होते मिलेगा, दैट इज समथिंग यू कैन एक्चुअली टेल देम। अब ये तो भी हम प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन ये इवन आप जब किसी पॉपुलेशन को स्टडी करते हो ना, उसमें भी आप ग्रोथ रेट पता करते हो, उसके अंदर भी आप ग्रोथ रेट पता करते हो, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पे आ देता, वो हम बाद में देखेंगे। क्या ये वाली कहानी आपको समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। Yes, sir. ऑलराइट, नाउ Yes. लेट्स टॉक अबाउट माय अरिथमेटिक ग्रोथ। कि क्या होता है हमारे यहाँ पे अरिथमेटिक ग्रोथ, इसको हम यहाँ पे समझते हैं, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ जी, सी व्हेन वी टॉक अबाउट द अरिथमेटिक ग्रोथ, याद रखना इसमें क्या होगा। In the arithmetic growth, only one daughter cell among the two further divides while the other differentiate and becomes mature. अब इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से समझा दो। समझो आपके पास एक सेल है, यहाँ पे ये सेल डिवाइड करता है, आपको 2 सेल बना के देता है। अब जब आपके सामने यहाँ पे 2 सेल बने तो इन 2 सेल में से एक सेल होगा जो आपका मेच्योर हो जाएगा, जो आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा और वो मेच्योरिटी अटेन करेगा। सो इट विल अंडरटेक द मेच्योरेशन। तो ये आपका मेच्योर हो जाएगा और अपना ये एक स्पेसिफिक रोल करने लगेगा। ये बोलेगा कि नहीं यार मुझे और डिवाइड नहीं करना, मैं एक स्पेसिफिक रोल अटेंड कर लेता हूं और वही रोल मैं करूंगा थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन जो दूसरा सेल मेरा यहाँ पे होगा, ये क्या बोलेगा? इट विल डिवाइड। द अदर सेल ओवर हियर विल से दैट आई एम गोइंग टू डिवाइड। और जब ये डिवाइड करता है तो आपके और 2 सेल बनेंगे। नाउ यू विल फाइंड मोर 2 सेल्स विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर। सो नाउ यू विल फाइंड मोर 2 सेल्स विल बी फॉर्म्ड। अब जब आपके यहाँ पे और 2 सेल यहाँ पे बनेंगे तो याद रखिए वापस क्या होगा, इन 2 सेल में से एक सेल होगा बेटा जो आपका मेच्योर हो जाएगा। इट विल अटेंड सम काइंड ऑफ फंक्शन। ये मेच्योर होना मतलब ये आप कोई ना कोई रोल प्ले करेगा, किसी प्लांट के अंदर कोई ना कोई रोल प्ले करेगा। और जो दूसरा सेल होगा ये फर्दर डिवाइड करेगा। तो एक सेल होगा जो बोलेगा कि नहीं मुझे डिवाइड करना है, और एक सेल बनेगा जो बोलेगा कि नहीं मैं मेच्योर हूंगा, आई विल डिफरेंशिएट इनटू समथिंग, और वो अपना एक पर्टिकुलर रोल वहां पे प्ले करेगा। सो सच काइंड ऑफ ग्रोथ, अगर आपको प्लांट के अंदर ऐसी अगर आपको ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, then such growth is called as my arithmetic growth. So यार इतना arithmetic growth में क्या होता है, जब भी आपको 2 डॉटर सेल मिलेंगे
वन ऑफ देम विल गेट डिफरेंशिएटेड एंड बिकम मैच्योर। एक कोई होगा जो डिफरेंशिएट होगा एंड विल बिकम अ मैच्योर सेल, राइट, मतलब फर्दर डिवाइड वो नहीं करेगा, और दूसरा जो होगा वो आपका डिवाइड करता रहेगा। द अदर सेल ओवर देयर विल जस्ट कीप ऑन डिवाइडिंग। सो सच ग्रोथ इज कॉल्ड एज माय अरिथमेटिक ग्रोथ। ऐसे ग्रोथ को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ अरिथमेटिक ग्रोथ। सो लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। यहाँ पे आपकी पिक्चर है अरिथमेटिक विद ज्योमेट्री की, दोनों की इनसाइड की पिक्चर है। यहाँ पे ज्योमेट्री का बाद में देखोगे आप, यहाँ पे अरिथमेटिक ग्रोथ का आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, जो काफी अजीब सा पिक्चर है, बट दैट इज द पिक्चर यू कैन सी ओवर हियर। नाउ इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे आ रखा है। फॉर्मूला इज गोइंग टू बी योर LT is equal to L0 plus RT। ये है आपका फॉर्मूला फॉर माय अरिथमेटिक ग्रोथ जो आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो लेट्स सी ये सब है क्या। सो मैथमेटिकली इसका जो फॉर्मूला यहाँ पे आपका लगेगा, दैट इज माय LT is equal to L0 plus RT। LT क्या है? लेंथ एट टाइम t, जो आपको फाइंड करना है कि एक सर्टेन टाइम में कितना लेंथ आप वहां पे जाना चाहते हो। L0 क्या है आपके यहाँ पे? इनिशियल लेंथ, या इनिशियल टाइम पे क्या लेंथ था, लेंथ एट टाइम 0, या इनिशियल लेंथ क्या था वो आपका है यहाँ पे L0। R क्या, जो मैं आपको बताया था, R इज गोइंग टू बी द ग्रोथ रेट, ये वैल्यू पता होना जरूरी है। एंड T इज गोइंग टू बी द टाइम, कितना टाइम लग रहा है आपका वो ग्रोथ अटेंड करने के लिए। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप एक्चुअली में पता लगा सकते हो कि यार मेरा कितना लेंथ बढ़ेगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। यू कैन एक्चुअली गेट टू नो दैट। सो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी आता है आपके नीट एग्जाम के अंदर, तो आपको वो सारी वैल्यूज देंगे, वो आपको L0 देंगे, R देंगे, T देंगे, एंड देन दे विल एक्सपेक्ट यू कि आप अपना वहां पे आप आंसर निकालो। तो ये बात आप यहाँ पे आ रहे थे। जनरली ऐसे न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, बट स्टिल आपको फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा। कई बार वो सिर्फ फॉर्मूला वाले क्वेश्चन पूछेंगे कि यार इसमें से कौन सा फॉर्मूला आपका अरिथमेटिक ग्रोथ का, तो ये याद रखना LT वाला जो फॉर्मूला आपका है दैट इज फॉर माय अरिथमेटिक ग्रोथ। और यहाँ पे जो आपका जो कर्व बनता है इट्स गोइंग टू बी लीनियर। आप जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो लीनियर आएगा। आप यहाँ पे ग्राफ देख लीजिए इसका, ये हमेशा आपका लीनियर आएगा, सीधा सीधा चढ़ा हुआ आपका ग्राफ आएगा यहाँ पे। सो यू ऑलवेज हैव अ लीनियर ग्राफ इन दिस। सो दिस इज गोइंग टू बी द अरिथमेटिक ग्रोथ। सो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, जहाँ पे दो सेल बनने के बाद एक मैच्योर हो रहा है और एक आपका डिवाइड करता रहेगा। सो सच ग्रोथ इज कॉल्ड ओवर हियर एज अरिथमेटिक ग्रोथ। तो स्लो होती है, कंपैरेटिवली स्लो होती है, ठीक है। देन आफ्टर दैट यू विल हैव अ नेक्स्ट थिंग, एंड नेक्स्ट थिंग और नेक्स्ट ग्रोथ इज गोइंग टू बी द जियोमेट्रिक ग्रोथ। अगली ग्रोथ जो मेरे यहाँ पे दैट इज माय जियोमेट्रिक ग्रोथ। अब जियोमेट्रिक ग्रोथ क्या होता है? बोलो बेटा बोलो। सर प्लांट में डिफरेंट होती है सर, हर प्लांट में? नहीं, प्लांट के अलग अलग फेज में अलग अलग होती है। समझाता हूं मैं तुम्हें, सुनो ध्यान से, सुनिए ध्यान से, आपको समझ आएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट माय जियोमेट्रिक ग्रोथ। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, सो लेट्स सी हाउ इट विल बी हैपनिंग ओवर हियर। समझो आपके पास एक सेल है, ये सेल डिवाइड करता है एंड विल गिव यू द टू सेल्स ओवर हियर। ये आपको दो सेल यहाँ पे बना के देता है, और दोनों सेल डिवाइड करते हैं फर्दर। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई एक सेल मैच्योर हो रहा है, दोनों सेल कह रहे कि नहीं यार हम तो डिवाइड करेंगे, हम और सेल बनाएंगे। सो नाउ दिस सेल आल्सो डिवाइडेड एंड विल इंक्रीज द नंबर। यहाँ से और दो सेल मुझे यहाँ पे मिलेंगे, राइट। यहाँ से जब मैं डिवाइड करूंगा, यहाँ से मुझे दो सेल और यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी आपके डॉटर सेल बन रहे हैं दे आर ऑलवेज डिवाइडिंग, ये सारे के सारे वहां पे डिवाइड करते रहेंगे और अपना नंबर वहां पे बढ़ाते रहेंगे। ऐसे ग्रोथ को हम कहते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ, या हम यहाँ पे एक और टर्म यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड दैट टर्म कैन बी योर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सो इधर यू कैन यूज अ जियोमेट्रिक ग्रोथ और यू कैन यूज अ टर्म लाइक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये भी आप यहाँ पे टर्म लगा सकते हो। अब जब आप इस ग्रोथ को देखते हो ना, ये ग्रोथ आपको कहां देखने के लिए मिल सकती है? सो यू कैन फाइंड इन द जायगोट। ऐसी ग्रोथ आपको मिल सकती है देखने के लिए आपके जायगोट के अंदर। आप सबको याद होगा जब गैमेट आपके फ्यूज होते हैं तो आपका जायगोट बनता है। When the male and female gametes are going to fuse, there will be formation of a zygote. एक बार आपका जायगोट बनाना, इनिशियल स्टेज पे उसके अंदर आपको जियोमेट्रिक ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। इनिशियल स्टेज के अंदर याद रखना, उसके अंदर वो सिर्फ सेल डिवाइड करते रहेंगे, they will just keep on dividing and you will find formation of your large number of cells will be formed over. एक मिनट रुक जाओ अश्वानी। So what will be happening कि जायगोट के अंदर याद रखना कि आपका जो डिवीजन होता है इनिशियल डेज के अंदर, वो आपका होगा जियोमेट्रिक। सेल्स सारे डिवाइड करेंगे and they will just keep on increasing the number. 4 होंगे, 4 के 8 होंगे, 8 के 16 होंगे, 16 के 32, and they will just keep on dividing and they will keep on increasing the number. तो याद रखना, जायगोट के अंदर इनिशियली जो आपको ग्रोथ मिलती है that is going to be geometric. अब समझिए मेरा प्लांट का जायगोट है, ठीक है।
तो इनिशियली आपकी ज्योमेट्रिक ग्रोथ है। एक बार आपका प्लांट जर्मिनेट कर गया, मतलब सीड में से बाहर आ गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यू कैन हैव द एरिथमेटिक ग्रोथ। उसके बाद आपको सर्टेन एरियाज के अंदर आपको एरिथमेटिक ग्रोथ मिलेगा, देन यू माइट नॉट फाइंड द ज्योमेट्रिक ग्रोथ, देन उसके बाद यू कैन हैव अ एरिथमेटिक ग्रोथ। सो आप ये मत सोचना कि हर एक प्लांट में अलग अलग होता है। एक ही प्लांट के अंदर एक सर्टेन लाइफ के अंदर उसका ज्योमेट्रिक ग्रोथ शो होगा और एक सर्टेन लाइफ के अंदर उसका वहां पे एरिथमेटिक ग्रोथ वहां पे शो होगा। वरुण समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? रिपीट करना एक बार। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि समझो एक प्लांट है, समझो आपका यहाँ पे प्लांट की लाइफ चालू होती है जायगोट से। जायगोट आपका डिवाइड करके और ये आपका ग्रो करेगा, जायगोट विल जस्ट कीप ऑन डिवाइडिंग एंड विल ग्रोइंग ओवर हियर। तो जब आपका यहाँ पे ये ग्रो कर रहा है जायगोट आपका, इट हैज टर्न इनटू द एम्ब्रियो। तो ये टाइम पे जो आपका यहाँ पे ग्रोथ मिली, दैट इज गोइंग टू बी द ज्योमेट्रिक ग्रोथ, राइट। अब एम्ब्रियो आपका डिवाइड करता है, बड़ा होता है, सीड के अंदर से आपके बाहर निकलेगा एंड विल टर्न इनटू द प्लांट। ये अल्टीमेटली आपका एक छोटा सा आपका प्लांट बन जाएगा। अब जब आपका प्लांट बन चुका है, प्लांट के पास है रूट्स, प्लांट के पास है स्टेम, प्लांट के पास है छोटे छोटे लीव्स वहां पे। अब इसके बाद शायद आपको ज्योमेट्रिक ग्रोथ ना मिले, इसके बाद आपको क्या मिलेगा कि आपके रूट अपाइकल मेरिस्टेम में आपको एरिथमेटिक ग्रोथ मिल जाए, आपके शूट अपाइकल एरिया में आपको एरिथमेटिक ग्रोथ मिल जाए, राइट। सो आप ये समझे कि ज्योमेट्रिक और एरिथमेटिक ग्रोथ एक ही प्लांट के अंदर अलग अलग लाइफ टाइम पे आपको मिलेगी देखने के लिए। इनिशियल स्टेज पे आपको ज्योमेट्रिक ग्रोथ मिलती है, राइट। देन लेटर पार्ट के अंदर आपको एरिथमेटिक ग्रोथ मिलेगी कि एक सेल मैच्योर हो रहा है, एक डिवाइड कर रहा है, एक मैच्योर हो रहा है, एक डिवाइड कर रहा है, राइट। और हो सकता है कि फ्यूचर में एज पर द रिक्वायरमेंट यू माइट अगेन गेट टू सी अ जियोमेट्रिक ग्रोथ किसी स्टेज के अंदर, ठीक है। बट याद रखना, आप ये मत सोचना कि दोनों ग्रोथ अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके से मिलती है। बोथ द ग्रोथ कैन बी सीन द सेम प्लांट, चाहे वो कोई भी प्लांट हो, चाहे वो इंडिया का प्लांट हो, चाहे वो अमेजोन फॉरेस्ट का प्लांट हो, एवरी प्लांट विल हैव बोथ द काइंड ऑफ ग्रोथ। आपको बस याद रखना है कि कौन से लाइफ के कौन से फेज के अंदर कौन सी ग्रोथ आपको मिलती है। क्या ये बात सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। बताइए अश्विनी, क्या क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, मैं रिपीट करने को ही बोल रहा था, वो कर दिया आपने। थैंक यू। Geometric growth here, both the progeny cells following the mitotic division retain the ability to divide and continue to do so. ये आपके दोनों सेल आपके डिवाइड करते रहेंगे and they will just keep on increasing the number, right? Early embryonic development, division of zygote, division of a unicellular organism are the example of my geometric growth. तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। अब geometric growth का जब आप ग्राफ देखते हो तो इसका ग्राफ होता है लाइक आपका एस शेप का आपको इसका ग्राफ मिलेगा। So when you make see a graph of geometric growth ना, सो इसका अगर आप ग्राफ बनाते हो लीनियर नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये ग्राफ वाला पार्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं। जब आप इसका ग्राफ बनाते हो, सो यू हैव ग्रोथ ओवर हियर, राइट, यू हैव अ टाइम ओवर हियर। जब आप इसका ग्राफ बनाते हो बेटा, तो इसका ग्राफ आपका लीनियर नहीं आता, वो एस शेप्ड आता है। यू विल हैव अ एस शेप्ड ग्राफ। अब एस शेप्ड ग्राफ का यहाँ पे मतलब पता है यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो आपको जो ग्रोथ मिलेगी ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो आपकी होती है, वो रियलिटी में कुछ इस कर्व के हिसाब से होती है। तो ये कर्व क्या कह रहा है मुझे, व्हाट दिस कर्व इज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल मी ओवर हियर। ये वाला जो पॉइंट है आपका, जहां पे आपका ग्रोथ रुक चुका है, ये वाला जो पॉइंट आपका, दिस इज माय स्टेशनरी फेज, या ये मेरा सैचुरेशन पॉइंट है। सैचुरेशन पॉइंट ये टर्म आप पहले भी सुन चुके हो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट कैन आल्सो कॉल्ड माय स्टेशनरी फेज। दिस कैन बी आल्सो कॉल्ड एज माय स्टेशनरी फेज। ये फेज जो मेरा यहाँ पे मेरा फर्दर ग्रोथ शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैं आके रुक चुका हूँ, यहाँ पे आके मेरा ग्रोथ यहाँ पे रुक चुका है, राइट। इनिशियली आपका ग्रोथ होता है स्लो, तो ये जो मेरा फेज होगा स्टार्टिंग वाला, इसको मैं बोलूंगा लैग फेज। ये जो मैं यहाँ पे जहाँ पे बॉक्स बनाया ना, दिस फेज ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय लैग फेज। तो इस फेज को मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ लैग फेज, इसको बोलूंगा मैं यहाँ पे एज अ लैग फेज। और ये वाला जो मेरा फेज है यहाँ पे, जहाँ पे एकदम बहुत रैपिड ग्रोथ मेरा यहाँ पे शो किया जा रहा है, this phase over here is called as my log phase. तो log phase याद रखना, ये मेरा वो फेज है प्लांट के ग्रोथ का जब आपका ग्रोथ रैपिडली होगा, आपके सेल्स रैपिडली डिवाइड करेंगे और उनका नंबर यहाँ पे बढ़ेगा, राइट। बट आफ्टर सर्टेन टाइम उनका ग्रोथ यहाँ पे रुक जाता है। आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आपके सेल्स रैपिडली डिवाइड करना बंद कर देते हैं और उनका ग्रोथ यहाँ पे आ जाता है सैचुरेटेड, उनका स्टेशनरी फेज वहां पे आ जाता है। मेरा सवाल आपसे ये है, और सोच समझ के आंसर दीजिएगा, या मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर मैं आपको वापस क्वेश्चन पूछूंगा। फॉरेस्ट में अगर आप कभी जाते हो ना, कभी अगर आप फॉरेस्ट में अगर आप कभी घूमने के लिए जाते हो, किसी नेशनल पार्क में आप जाते हो, तो वहां पे आपको एनिमल्स दिखते हैं,
आपको वहाँ पे एनिमल्स दिखेंगे, राइट। मतलब आप समझो कॉर्बेट चले गए तो आपको एलिफेंट्स दिखेंगे वहां पे घूमते हुए। कितने दिखेंगे आपको? 2 3 4 दिख जाएंगे आपको एक ट्रिप के अंदर, 5 6 7 आपको दिख जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता कि हर जगह एलिफेंट है, राइट में एलिफेंट, लेफ्ट में भी एलिफेंट, राइट, पेड़ पे भी एलिफेंट चढ़ के बैठा हुआ है, गाड़ी के नीचे से एलिफेंट जा रहा है, ऐसा तो कभी नहीं होता, राइट। यू डोंट फाइंड दैट हैपनिंग इन द फॉरेस्ट। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके सेल्स के अंदर, प्लांट के अंदर भी एक टाइम के बाद आपके यहाँ पे सैचुरेशन आ जाता है, स्टेशनरी फेज आता है। एलिफेंट की पॉपुलेशन के साथ भी, इवन तो इतना बड़ा फॉरेस्ट है, आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड कि एक सर्टेन नंबर ही आपको मिलेगा वहां पे देखने के लिए, उसके बियॉन्ड आपको नंबर देखने के लिए वहां पे नहीं मिलता। अब आप मुझे बताइए सोच के, हैंड रेज करके, ये स्टेशनरी फेज यहाँ पे आपका क्यों आता है? व्हाई यू हैव दिस स्टेशनरी फेज ओवर हियर? टेल अस, बताइए। क्वेश्चन को थोड़ा रिपीट करना। नहीं बेटा, क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। एनीवन एल्स? कोई और मुझे बताना चाहेगा सोच के क्या था यहाँ पे, इसका आंसर क्या आएगा? अरे नहीं वरुण, नहीं, no one is like think ना, why we have a stationary phase in the cells after एक कुछ टाइम के बाद आपके जब सेल्स ग्रो करते, डिवाइड करते, एक टाइम का उनका ग्रोथ यहाँ पे कम क्यों हो रहा है? बढ़ना चाहिए था। क्योंकि सर उनके सेल, बेटा हैंड रेस करना है, बताओ आप पहले हैंड रेस करो। हाँ अब बोलो वरुण, बोलो। क्योंकि सर उनके सेल्स में सर अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। ऑलराइट पुनीत, नाउ यू टेल मी। न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। यू हैव, अपूर्व आप क्या कहना चाहते हो? सब प्लांट की एबिलिटी प्रोड्यूस करने की न्यू प्लांट मटेरियल नहीं रहता। ओके, अब याद रखिएगा यहाँ पे जो आपको लिमिटेशन यहाँ पे है ना, as the Puneet told us, you have a limited amount of nutrients. आपके न्यूट्रिएंट्स आपके यहाँ पे लिमिटेड होते हैं प्लांट के अंदर, एंड यू हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस। स्पेस एंड न्यूट्रिएंट आर वन ऑफ द मेजर फैक्टर, उसमें से न्यूट्रिएंट आपका मेजर फैक्टर है यहाँ पे आपका। इसके वजह से आपको लिमिटेड ग्रोथ मिलती है। तो आपके यहाँ पे सेल्स ग्रो कर रहे हैं, बट एक टाइम के बाद आपके पास न्यूट्रिएंट्स ही नहीं उसे सपोर्ट करने के लिए। यू डोंट हैव एम्पल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जिससे आपका एडिशनल सेल आपका ऐड किया जा सके, और इसलिए आपको क्या मिलेगा? यू विल फाइंड आपका फर्दर ग्रोथ आपके यहाँ पे शो नहीं होगा। आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड आपका ग्रोथ यहाँ पे हो जाएगा आपका सैचुरेटेड। और सेम चीज आप देखोगे, सेम चीज आपके वाइल्ड लाइफ में, फॉरेस्ट में होती है। आपके एनिमल्स एक सर्टेन लेवल तक के आपके फॉरेस्ट में ग्रो कर सकते हैं, उनका नंबर बढ़ा सकते हैं, उसके बाद उनका नंबर नहीं बढ़ेगा। क्यों? You have limited number of resources. याद रखना, it is always going to be in terms of my resources. So you always have a limited resources. You'll always have a limited resources. और क्योंकि आपके resources आपके limited होते हैं, because of that you will get to see कि आपका growth आपका limited होता है। That is why you will say कि एक टाइम के बाद आपके यहाँ पे stationary phase आपके यहाँ पे आ जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि आपके सेल्स के डिवीजन के होने के बाद एक टाइम का स्टेशनरी फेज इसलिए आ रहा है बिकॉज यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, न्यूट्रिएंट्स कम है, स्पेस नहीं है। एंड मैं ये सेम चीज कह सकता हूँ कोई भी पॉपुलेशन के लिए। अगर हम एग्जांपल लेकर, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो समझो आपके पास एक छोटा सा गार्डन है जहां पे अपने पास आपने 2 रैबिट रखे हुए हैं। गार्डन 50 रैबिट को सपोर्ट कर सकता है, उसमें जितना खाना है, उसमें जितना लाइक प्लांट्स है, वो सिर्फ 50 रैबिट को सपोर्ट कर सकता है। तो इनिशियली क्या होगा? आपका ग्रोथ यहाँ पे रैपिडली होगा, आपके रैबिट्स का नंबर फटाफट बढ़ेगा, लेकिन जैसे नंबर आता है 45 46 के पास आपका ग्रोथ वहां पे कम हो जाएगा। एंड 50 के बियॉन्ड आपका नंबर जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा 50 के बियॉन्ड नंबर? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज उसको सस्टेन करने के लिए है ही नहीं, राइट। तो जो आपको यहाँ पे कर्व दिख रहा है वही कर्व आपको नेचर में मिलता है। याद रखना, ये जो कर्व आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं सिग्मोइडल कर्व। दिस कर्व ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय सिग्मोइडल कर्व। और ये सिग्मोइडल कर्व जो आपका यहाँ पे है, सिग्मोइडल कर्व जो आपका यहाँ पे है, ये कर्व आपको नेचर में मिलेगा देखने के लिए काफी कॉमनली। सो दिस कर्व इज वेरी कॉमन इन नेचर, इट इज सीन इन नेचर एज वेल। प्लांट के अंदर तो आपको मिल रहा है ये देखने के लिए, बट इवन इन नेचर यू विल गेट टू सी दिस सिग्मोइडल कर्व। आपकी ग्रोथ लिमिटेड होती है, और कौन से लिमिटेड करेगा? आपके रिसोर्सेज। यू ओनली हैव फ्यू रिसोर्सेज व्हिच आर गोइंग टू बी अवेलेबल, एंड दैट इज व्हाई आप एक्सपोनेंशियली ग्रो आप वहां पे शो नहीं कर सकते। ये चाहे वो प्लांट की बॉडी के अंदर हो ये ग्रोथ, चाहे वो आपके एनवायरमेंट में आपके एनिमल्स की ग्रोथ हो। क्या ये बात आपको यहाँ पे सबको समझ आ रही है? हाँ जी, कुछ क्वेश्चन है? अच्छा नहीं, क्वेश्चन नहीं, कुछ क्वेश्चन नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ पे सबको? यस यस सर। हाँ जी अंशिका, आपका क्वेश्चन Yes, sir. आपका क्वेश्चन है? सर गलती से हो गया था। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। तो ये याद रखना कि लॉग फेज लैग फेज क्या होता है। ये नीचे लॉग नहीं है, लैग होगा।
ये गलत आ गया, इसमें प्रिंट हो गया, इट्स गोइंग टू बी लैग फेज। इनिशियल फेज आपका थोड़ा स्लो रहेगा, देन यू हैव एक्सपोनेंशियल फेज एंड देन यू हैव अ स्टेडी स्टेट और स्टेशनरी फेज आपको मिलता है देखने के लिए। और ये आपको इवन इन नेचर यू विल फाइंड द सेम थिंग हैपनिंग। ठीक है, आप जब 12th में पढ़ेंगे ना, एक चैप्टर होता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसमें आप ये देखोगे सेम कर्व आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द सिग्मोइडल कर्व, जिसे आप पढ़ोगे इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी में आपको मिलेगा देखने के लिए, राइट। सो जियोमेट्रिक ग्रोथ का भी यहाँ पे एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, W1 is equal to W0 e raised to RT। सो W1 आपको यहाँ पे रहेगा फाइनल साइज जो आप पता करना चाहते हो, W0 यहाँ पे आपका रहेगा इनिशियल साइज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। आपका इनिशियल साइज क्या है, चाहे वो वेट हो, हाइट हो, नंबर हो, कुछ भी हो, इनिशियल आपका मेजरमेंट क्या है वो रहेगा आपका यहाँ पे W0। R इज द ग्रोथ रेट एंड ई आपका यहाँ पे बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, यहाँ पे रहेगा बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, जो आप सबने फिजिक्स में देखा होगा। आई होप सब लोग आप इस ई से वाकिफ हैं। Yes. Yes, sir. Yes, sir. बस 2 लोगों ने यस बोला, बाकी सब लोग एकदम सो यस, दिस Yes, sir. फाइंड इन द यस। सो ये वो है, इसको हमें ज्यादा डिटेल में समझना नहीं है, फॉर्मूला याद रखना बस, फॉर्मूला से आप लोग वाकिफ रहिए। फॉर्मूला आपको यहाँ पे रहेगा W1 is equal to W0 e raised to RT। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर माय ज्योमेट्रिक ग्रोथ। वो आपको न्यूमेरिकल नहीं देंगे, राइट, दे विल आस्क यू द फॉर्मूला फॉर द ज्योमेट्रिक ग्रोथ, तो ये याद रख लेना, दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। In most system, the initial growth is going to be slow, right? Then it increases rapidly thereafter. The exponential growth आपके यहाँ पे होगी, growth आपके exponential ऊपर जाएगी. That is called as a grand phase of growth. उसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a grand phase of growth. And then उसके बाद, however, limited nutrient supply, growth slows down, leading to a stationary phase or steady phase. उसके बाद आपकी growth यहाँ पे slow जाएगी, and then you'll have a stationary or steady phase, right? If you plot the parameter of growth against time, we get a sigmoid or S curve। हमें हमारा S curve वहां पे देखने के लिए मिल जाता है। So this should be clear to all of you, right? So this is something we have done। अब ये वाला टॉपिक करने के पहले हम एक दो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करें, because we have only few minutes। So quickly tell me over here question number, इसका आंसर बता दो मुझे। 48 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? आप अपना अनम्यूट करके आंसर दे सकते हो डायरेक्टली। All of these. All of these, sir. All of these. यस, ये आपको हर जगह पे आपको सिग्मोइडल कर्व मिलेगा, चाहे वो ऑर्गन के अंदर आपका ग्रोथ हो रहा हो, सेल्स के अंदर या टिश्यू के अंदर, ऑल ऑफ देम विल हैव द सिग्मोइडल कर्व, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 45 का देख के यहाँ पे मुझे आंसर बताइए, क्या इसके अंदर आंसर आपका यहाँ पे हो सकता है। इसके लिए हैंड रेज करना पड़ेगा आपको। बताइए अपूर्वा, क्या आंसर होगा इसका? Option B. लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, एंड राइट यू हैव आंसर्ड ओवर करेक्टली। हैंड रेज करेंगे आंसर देने के पहले। इन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आर इज रेफर टू व्हाट? आर का मतलब यहाँ पे क्या होता है? बताइए अंशिका राणा, क्या होगा इसका आंसर? और अंशिका, सिर्फ अंशिका, बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बेटा आपका यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही है। ग्रोथ रेट इज गोइंग टू बी योर स्मॉल आर। ग्रोथ रेट को हम हमेशा डेजिग्नेट करेंगे विद द स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ पे एक दो और क्वेश्चन है जिसके आंसर ऑलरेडी मार्क करे हुए हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय ऑप्शन ए W1 = W0 e raised to RT। और ये एक दो क्वेश्चन थे आप यहाँ पे नीट के। लेट मी शो यू वन कपल ऑफ क्वेश्चन ऑफ नीट। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, सो याद रखना दैट इज गोइंग टू बी द लॉग फेज। तो इसके दौरान आपको मैक्सिमम ग्रोथ मिलता है देखने के लिए, राइट। टिपिकल ग्रोथ कर्व आपके प्लांट में जो होगा, टिपिकली ग्रोथ कर्व आपका हमेशा यहाँ पे रहेगा आपका सिग्मोइडल कर्व। चाहे वो प्लांट हो चाहे वो नेचर हो, यू विल ऑलवेज हैव अ सिग्मोइडल कर्व इन द प्लांट्स, इन द एनवायरनमेंट, ठीक है, इन द इकोसिस्टम यू विल हैव दैट टर्म। सो ये हमने यहाँ पे देखा है। सो नाउ इट शुड टेक स्टिल वन मोर लेक्चर टू कंप्लीट द ग्रोथ वाला पार्ट। एक बार ग्रोथ वाला पार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया खत्म होगा, देन वी कैन मूव ऑन टू योर प्लांट हार्मोन्स, राइट। तो एक काम करिएगा, जितना भी आज आपने पढ़ा है उसका जाके एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए ताकि आपको सारी स्टेटमेंट्स याद हो जाए। बिकॉज यहाँ से कंसर्न यही होता है कि उन्होंने अगर आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लिया तो आप उसे हैंडल कर पाओ। इसमें कोई बहुत ही ट्रिकी चीज है नहीं समझने वाली, जो भी हमने यहाँ पे देखा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया है समझने के लिए, कुछ एकदम डिफिकल्ट ऐसा कुछ है नहीं। बट दे कैन आस्क यू स्टेटमेंट फ्रॉम दिस इनिशियल पार्ट, तो प्लीज वो स्टेटमेंट्स अपने एंड पे आप देख लो, ठीक है। सो यार दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। आज हम इसे यहाँ तक ही रखेंगे। बाकी जो ग्रोथ वाला पार्ट विल बी लुकिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हिच विल बी हैविंग ऑन मंडे। सो यार दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। कल का टेस्ट आपका फोटोसिंथेसिस का अच्छे से दीजिएगा, सबको मॉनिटर किया जाएगा,
कल के टेस्ट के लिए अच्छे से, राइट। तो प्लीज मेक श्योर यू डू द टेस्ट कॉन्शियसली, ध्यान से टाइम लेके दीजिए। एक अच्छा स्कोर लाइए बायो के अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छा स्कोर लाइए, राइट, गेट अ वेरी गुड स्कोर ओवरऑल, ठीक है। सर बोलिए अभिषेक। नहीं बोलो, आप बोलिए। जियोमेट्रिक ग्रोथ